आवाज़ की दुनिया के मेरे दोस्तों, मैं आरजी स्निग्धा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेज़ी फिल्म स्टूडियोज़ पे। दोस्तों, इस वक्त रात के 2:30 बजे हैं और बहुत उम्दा मौसम होने के बावजूद, यानी कि थोड़ी देर पहले ही बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान चली है और इस वक्त हल्की सी बूंदाबांदी भी है। बहुत ही कंफर्टेबल वेदर होने के बावजूद भी मैं सो नहीं पा रही हूँ और रात के 2:30 बजे आप सभी से जो है, आप बोल सकते हैं, अपने अनुभूति को साझा करने आई हूँ। वो अनुभूति जो 7 साल पहले मेरे साथ घट चुकी है, जिसका जवाब आज तक मुझे नहीं मिल पाया, जो कि आज तक मुझे हॉन्ट करती जा रही है। मैं ये नहीं बोलूँगी वो पैरानॉर्मल था, सुपर नेचुरल था, क्या था। सुनने के बाद आप सब डिसाइड ज़रूर करना और हमें ज़रूर बताना, अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, इस वक्त हम जो है सिर्फ उस घटना का साझा करते हैं आपसे, ताकि आप सब भी समझ पाओ या हमें सुझाव दे पाओ या हमें बोल पाओ, क्या ऐसे अनुभूति का कोई जवाब आखिर है। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम दोस्तों पहुंचते हैं या आगे बढ़ते हैं घटना की तरफ। ये घटना है 7 साल पहले की, जिस वक्त मुझे अपने काम के सिलसिले में मुगल सराय जाना पड़ा था। वहाँ पे मुगल सराय स्टेशन से काफ़ी दूर, यानी आप बोल सकते हैं जो जगह थी वो बहुत क्राउडेड नहीं थी। वहाँ एक कॉटेज में मेरे रहने का बंदोबस्त किया गया था और मेरे हेल्पिंग हैंड के हिसाब से वहाँ के मैनेजर ने एक लड़की को वहाँ पे रखा था, जिसका नाम था मीना। मीना बहुत ही एक सरल और जैसे गाँव की स्वीट लड़कियाँ होती है, बहुत ही स्वीट सी लड़की थी। और मैं इतना बोल सकती हूँ वो बाकियों से शायद काफ़ी अलग थी, जिसके गरीबी और जिसके ज़िंदगी का दुख, ज़िंदगी का कोई समस्या कभी भी उसको जो है, उसके होठों के मुस्कान को कभी छीन नहीं पाई। उसकी शादी बहुत कम उम्र में एक उससे बहुत ज़्यादा उम्र के इंसान के साथ उसकी शादी करवा दी जाती है, जिसका नाम है भुलवा, जो मुगल सराय स्टेशन में ही कूली का काम करता है। अक्सर रात को बहुत पी पा के आता है, गरीबी उसके ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन मजाल है जो मीना के होठों की हंसी को जो है कभी छू पाए, कभी ख़त्म कर पाए। तो उसके इस स्वभाव को लेकर मैं बहुत अट्रैक्टेड हुई और उसकी जो विश्वसनीयता थी और उसके अंदर जो एक बचपना थी वो मुझे बहुत पसंद आई थी। और कुछ ही दिनों के अंदर मीना के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। मीना भी भूल गई हमारे बीच की जो दरार थी, जो दीवार थी, उसका बिल्कुल ही भूल गई। वो अपनी दीदी के हिसाब से ही मेरे सामने जो है, जैसे छोटे बच्चियाँ डिमांड करती है वैसे ही वो डिमांड करती रहती थी और मैं बड़ी खुशी खुशी उसको हर चीज़ प्रोवाइड करती थी। मुझे अच्छा लगता था। ऐसे किसी एक शाम को मीना आती है और मेले में जाने के लिए मेरे से बोलती है, गुजारिश करती है। जाहिर सी बात है, मैं बहुत वर्कलोड लेकर हमेशा चलती हूँ, तो उस वक्त भी बहुत वर्कलोड था और मुझे क्राउडेड जगह, भीड़ भाड़ कभी पसंद ही नहीं आती थी। तो मैंने मीना को पहले मना कर दिया कि मीना, मैं पैसे दे रही हूँ, तू चली जा। बेटा, मैं नहीं जाती हूँ, मुझे ऐसे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। लेकिन मीना जब बोलने लग गई कि जो है उसके ज़िंदगी में तो ऐसे कोई, मैं वो ऐसे किसके साथ जाएगी, भूलवा तो रात में पी पा के आएगा, उसका तो कुछ ज़िंदगी का है ही नहीं ऐसे। ठीक है दीदी, जाने दीजिए। उसके उस मायूसी को मैं देख नहीं पाई और मैं राज़ी हो गई जाने के लिए। हालांकि जब मेले में पहुंची तो ऐसा सच मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कुछ उसमें लगा नहीं, जैसे गांव का मेला होता है वैसी है। तो उस मेले के अंदर मैं तो छोटा मोटा कुछ देख रही थी और एक साइड में खड़ी हुई थी। मीना उछल उछल के इस दुकान में उस दुकान में, कभी चूड़ियाँ, कभी बिंदी, कभी कुछ, हर चीज़ हाथ में उठा कर देख रही है। मैंने बोला, मीना तुझे जो पसंद है बाबू तू ले ले। थोड़ी देर में बोलने लगी, दीदी साज श्रृंगार क्या करूं, भूलवा का तो कुछ भी याद नहीं होता है। घर का एक आईना था वो भी टूटा पड़ा हुआ है, वो घर में एक आईना भी नहीं है इस वक्त। तो मैंने बोला, कोई बात नहीं मीना, यहाँ पे आईना भी ज़रूर मिलता होगा, तू जो है सामान ले, उसके बाद हम आईना के लिए भी देखेंगे।
इतने में मीना बहुत ही खुश होकर मेरे को बोली, दीदी मैं एक चीज़ मांगूंगी, आप दे दोगी? तो मैंने बोला, मीना मैंने तो तुझे कभी मना नहीं किया है, बता क्या चाहिए तुझे? मीना मेरे हाथ पकड़ के खींच के लेकर जाती है एक दुकान की तरफ, जहाँ पे एक आदमी पुराने पुराने फर्नीचर्स बेच रहा था। और मीना वहाँ पे अपनी उंगली से जो है पॉइंट आउट करती है एक आईने की तरफ। एक पुरानी सी आईना, लेकिन बड़ी सी थी, और जैसे पुराने ज़माने में हुआ करता था लकड़ी का फ्रेम से खूबसूरती से सजाया हुआ, वैसी एक आईना। तो मैंने बोला, बाबू ये तो पुरानी है, तू नया ले ले। लेकिन मीना बहुत अट्रैक्टेड हो चुकी थी उस आईने की तरफ, उसे वही चाहिए। तो मैंने भी और ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और मैंने उसका कीमत अदा कर दिया उसकी। और जो है वो आदमी उस आईने को पैक करने लग गया। जिस वक्त वो पैक कर रहा था उस वक्त मैंने देखा आईने के फ्रेम के कॉर्नर जो है एक, वो टूटी हुई है। तो मैंने उसको बताया, ये कॉर्नर तो टूटी हुई है, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है इससे। तो दुकानदार बोलने लग गया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर एकदम नया नवेला होता तो यहाँ मेले में इतने कम दाम में थोड़ी बिकता, ये तो लाखों का माल है। मीना को इतनी पसंद थी वो आईना, तो मैंने और कुछ ज़्यादा उसको फोर्स नहीं किया, और वो पैक करके और बाकी का सामान वामान लेके हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। मीना बड़ी ही एक्साइटेड थी। पूरे रास्ते भर में जब हम मेले से लौट रहे थे, मेला से, तो पूरे रास्ते भर में उसके जुबान पे सिर्फ एक ही बात, आईना बहुत खूबसूरत है, मैंने ये ख़रीदा, मैंने वो ख़रीदा, दीदी देखना, मैं घर के अंदर जाके ही आज रात में ही जो है सेट कर दूँगी। वो वैन वाले भैया को बोल भी दिया है। तो उसकी एक्साइटमेंट देखकर मैं भी बहुत खुश रही। मैंने उसको बोला, तो अच्छी बात है, तूने तो और भी बहुत सारे सामान लिए हैं, चूड़ियाँ, बिंदिया, तो आज सेट करना और कल सुबह बहुत सज धज के आना, मैं देख भी लूँगी। ऐसे बोलते बोलते हम जो है घर आ गए, और जो है मीना डिनर का जो है प्रिपेयर करके उस रात में जल्दी निकल जाती है। अगली सुबह जब मीना आती है, उसके चेहरे की खुशी कहीं गायब होती है और थोड़ी परेशान सी आती है। मैंने उससे पूछा, मीना क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों दिख रही है? तो मीना ने कहा कि उसका ये कहना था कि कुछ गड़बड़ है, बहुत अजीब लग रहा है। मैंने पूछा, क्या है, बता खुलकर। तो मीना का कहना है, पिछली रात वो भूलवा के लिए वेट कर रही थी, खाना ढक के जो है थोड़ी देर के लिए लेट गई थी कि भूलवा जब तक आएगा तब तक जो है लेट जाती हूँ। थकान की वजह से सो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो बहुत ठंड लग रही होती है, तो वो अपने जो बदन पे रखे हुए चादर को, कंबल को सही से और लपेटने की कोशिश करती है। इस दौरान उसकी आँखें जो है, उसके कहने के हिसाब से जो जिस तरफ वो लोग सो रहे थे, जो जिस तरफ पैर है उनके, उस दीवार पे सटा हुआ जो है वो आईने को रखा गया था। और उस आईने के अंदर मीना देख पाती है कि उसके पैर बाहर निकले हुए हैं, रज़ोई के बाहर, कंबल के बाहर पैर निकले हुए हैं। वो सोचती है कि इसी की वजह से उसको ठंड लग रही होगी, तो और सही से वो उसको कवर करने की कोशिश करती है। लेकिन जितनी भी कोशिश कर रही है उसके अंदर उसके पैर कवर नहीं हो रहे हैं। फिर मीना अपने हाथों से जो है वो पैरों को ढकने की कोशिश करती है। मीना का कहना है, इस बारी जब वो कवर करने की कोशिश कर रही थी तब उसने देखा उसके पैर तो कंबल के अंदर ही है, लेकिन उस आईने में अभी भी दो पैर बाहर दिख रहे हैं। और जब वो थोड़ा उठकर उसको ठीक करने की कोशिश कर रही थी, ऐसा मीना का कहना है कि दीदी मैंने एक हाथ को भी जो है मेरे पैर की तरफ आते हुए देखा है। तो जब वो ये बात बोली
तो मुझे हंसी आ गई। मैं हंस पड़ी और बोली, अरे बेवकूफ़ लड़की, वो हाथ तेरे ही हाथ होगी, क्योंकि तू अपना कंबल जो ब्लैंकेट है वो उसको ठीक कर रही थी और तेरे पैर के पास वो मिरर रखा हुआ था, तो जाहिर सी बात है उस मिरर में तूने अपना ही हाथ का इमेज देखा होगा। मीना इस बात से सहमत नहीं हुई, संतुष्ट नहीं हुई। उसका कहना है, दीदी मैं मानती हूँ घर के अंदर रोशनी बहुत कम थी, लेकिन इतनी भी कम नहीं थी कि मैं अपना हाथ जो है समझ ना पाऊँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ था। वो कोई और हाथ था, मेरे हाथ वैसे नहीं है। तो मैंने मीना को समझाया, तू बहुत थकी हुई होगी और तू नींद से उठी थी, तूने क्या देखा होगा, तो बाकी का कुछ इमेजिन कर लिया होगा तूने। ऐसा बोल के मैं उसको समझा के मैंने बोला ठीक है, तू खाना वाना खा ले और रेस्ट ले, और जो है आज जल्दी चले जाना घर, कल सुबह जो है जल्दी आना, अभी जो है रेस्ट लेने की सोच। आज जल्दी डिनर का प्रिपरेशन करके मेरे कहने के अनुसार ही जल्दी घर वापस जाती है। अगली सुबह थोड़ी लेट से ही आती है, लेकिन उसकी शक्ल, उसके चेहरे को देखकर मैं खुद जो है बहुत परेशान हो जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे वो कोई तूफ़ान से जो है बचकर आई है, जैसे कि कोई तूफ़ान झेलकर आई है। उसके चेहरे की इस ऐसी दशा थी। तो मैंने मीना से जो है पहले पूछा, मीना ठीक है, तू काम बाद में करना, हुआ क्या है, बता तुझे हुआ क्या है, तबीयत ख़राब है क्या, ऐसे क्यों दिख रही है। उसके बाद मीना ने जो कहा, कहीं ना कहीं उसने मेरे भी होश उड़ा दिए। मीना का कहना है पिछली रात भी वही, जैसे वो अपने पति का इंतज़ार करती है, वो अपने पति का भुलवा का इंतज़ार कर रही थी। खाना ढक के थोड़ी देर के लिए लेट गई थी और सो भी गई थी। कुछ देर बाद बहुत ठंड लगने लगी और उसको जो है उसकी आँख खुल गई और जो है उसको फिर से आईने में ना उसकी वही पैर निकले हुए दिखाई दिए। इस बार ही मीना ने ध्यान से जो है अपने पैर अंदर की तरफ किए, फिर भी उसको 2 पैर दिखते हैं आईने के अंदर। उसके बाद उसने जब थोड़ा हल्का सा उठकर जो है उसको ठीक करने की कोशिश करेगी ऐसा है, तब जो है वो फील कर पाती है ठीक उसके पीछे कोई सोया हुआ है। तो जाहिर सी बात है उसको लगा कि जो है भुलवा आया होगा और नशा करके आया होगा और चुपचाप आके सो गया। तो वो भुलवा को जो है कोसने लग गया कि तू फिर से पी पा के आ गया और जो है ऐसे चुपचाप आके सो गया। तो मीना अपने ही हिसाब से उसको कोसने लग गई, और तेरी वजह से जो है ऐसे खाना ढक के मैं बैठी हूँ, तू मुझे चैन से रहने नहीं देगा, ऐसे बोलती जा रही है उसको। लेकिन उसका जो पति है भुलवा कुछ बोल नहीं रहा है। मीना को लगा वो पी पा के आया है, या तो अपना सुध-बुध खो चुका है, या तो फिर जो है चुपचाप आके सो गया है, झगड़े के डर से कुछ बोल नहीं रहा है। मीना बोलती जा रही है। इस दौरान अचानक दरवाजे पे टक पहले आवाज़ आती है, उसके बाद दरवाज़ा धकेल के भुलवा घर के अंदर आता है। मीना का ये कहना है, मीना के शरीर के अंदर अचानक से ऐसा लगने लगा कि पूरा शरीर जो है भारी पत्थर जैसा हो चुका है। हलक में ज़ुबान अटक गई है और कान के साइड से गर्म हवा निकलना शुरू हुआ। मीना कुछ बोल नहीं पा रही थी। भुलवा आके अपने हिसाब से बोलने लग गया, क्या हुआ, तू सोच रही है ना मैं फिर से पी कर आया हूँ इसीलिए लेट हुआ, आज मैंने ज़्यादा पिया नहीं है, और ये देख सामान लेकर आया हूँ कुछ खाने राशन का। मीना एकदम पत्थर की तरह बैठी हुई है, उसमें कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है। तो भुलवा आके जो है उसको धक्का मार के पूछता है
क्या हो गया है, ऐसे बुत बनकर क्यों बैठी हुई है? कुछ बोल तो। देख मैं राशन वाशन सब लाया हूँ, हमेशा तो बोलती रहती है। ये मैं सब लाया हूँ, आज कुछ बोल नहीं पाएगी। धक्का लगते ही मीना अपने होश में आती है और एकदम से भुलवा को पकड़ के जो है रो पड़ती है। भुलवा को कुछ समझ में नहीं आता है। उसके बाद भुलवा उसको शांत करने की कोशिश करता है। भुलवा को बताया भी, लेकिन भुलवा इस चीज़ को कितना क्या समझ पाता। लेकिन उसने बोला कि ठीक है, देखते हैं क्या हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो डर गई होगी। लेकिन मीना का जो ये कहना था, उसके अंदर सच में इस बारी मैं भी बहुत परेशान हो गई। लेकिन मीना जिस हाल में है उसको मैं उस वक्त मुझे कंसोल करना ही था, समझाना ही था। लेकिन किस भाषा में उसको समझाऊं, क्या समझाऊं? मेरे पास उसके लॉजिक नहीं थे, मैं समझा नहीं पा रही थी। लेकिन इतना समझाया कि तेरे से कोई गलती हुई होगी, ठीक है, हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। पूरे दिन भर मीना बहुत मायूस रही और उसका जो है उसका मन कहीं और था। पूरे दिन भर उसके मन में वही चिंता चलती रही। मैं इस बारी मीना को जो है समझाने के लिए, मीना को थोड़ा शांत करने के लिए उसके साथ बातें करती रही, उसको और सामान दिया, अपने हिसाब से नेल पेंट लगाया, बहुत कुछ उसको खुश रखने की कोशिश करी। उसको दिन भर जाने ही नहीं दिया, उसको रेस्ट करने दिया अपने ही घर पे। और उसको ये भी कहा, अगर तुझे लगता है तो यही रह जा, घर मत जा अगर तुझे बहुत डर लगता है तो। लेकिन मीना का ये कहना है कि भुलवा जो है दिन भर परिश्रम करके, मेहनत करके, उसके बाद रात में पी पा के आता है, कहाँ क्या पड़ा रहेगा, खाना नहीं खाएगा, उसके देखभाल के लिए भी मीना को तो जाना ही है। लेकिन इस बार मैं बहुत चिंतित थी मीना की हालत देखकर। वो जा तो रही थी, लेकिन मैंने उसको बोला, बेटा सावधानी से थोड़ा ध्यान रखना, और हो सके तो इस वक्त भुलवा को एक ही बारी में स्टेशन से बुलाकर लेकर जाना। आज थोड़ा काम कम करे या नशा नहीं करेगा तो उसको कुछ तकलीफ़ नहीं हो जाएगी, तो उसको साथ में लेकर फिर घर जा। तो मीना हामी भर के रवाना हो जाती है। अगली सुबह मेरे बहुत वेट करने के बाद भी, काफ़ी लेट हो जाने के बाद भी मीना नहीं आती है काम पे। मैं बहुत परेशान होती हूँ, लेकिन पूरे दिन भर के अंदर मीना का कोई अता पता नहीं रहता है। मीना एक गरीब लड़की थी और मैं उसका घर भी कहाँ है वो जानती नहीं थी, तो फ़ोन करके पूछना क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैं इंतज़ार करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। शाम के वक्त जो वहाँ के जो माली था, वो वहाँ पे जो गार्डन था वहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए आता था, वो मिले। तो मैंने उनसे पूछा, वो उसी इलाके में रहते थे, तो उनसे पूछा मीना के बारे में। तो उनका कहना था कि जो हाँ, मीना सुबह से दिखाई नहीं दिए और उसका दरवाज़ा अंदर से बंद है, वो तबीयत ख़राब है या क्या है, वो निकली नहीं। उसके बाद मैं काम पे आ चुका हूँ निकल के, मुझे पता नहीं है। उसके बाद मैंने वहाँ का जो मैनेजर है, जिसके ज़रिए मुझे ये कॉटेज का और मीना का दोनों का ही मिला था, मीना को जिन्होंने जो है वहाँ पे रखा था, उनको मैंने कॉल करके बताया। तो वो आए और बोले ठीक है, जो है ठीक है, हम बात करते हैं, क्या हुआ देखते हैं। तो वही माली को बुलाकर उस इलाके में गए और हम भी गए साथ में। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। बहुत बुलाने के बावजूद, पुकारने के बावजूद भी दोनों में से कोई भी नहीं निकला। अब जो है मुझे डर लगने लग गया था। मैनेजर साहब भी डर गए और मेरे बहुत कहने पे वो अपने ही जो है लोकल थाने के अंदर जो है उन्होंने कॉल कर दिया। पुलिस स्टेशन से लोग आए, वहाँ से भी नॉक किए गए पहले दरवाज़े पे, लेकिन
कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया कि कोई आए, कोई निकले, तो मजबूरन उन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा तोड़ के अंदर जब दिखाई दिया, वो बहुत ही अजीब नज़ारा था कि घर के अंदर कुछ भी समस्या नहीं है। सिर्फ जो बिस्तर, जहाँ पे वो लोग ज़मीन पे बिस्तर बना के सोते थे, उसमें थोड़ा कुछ बिखरा हुआ है। बाकी मीना और उसका जो पति वो कहीं नहीं दिखाई दिए। थोड़ा आगे जाते ही जब घर का मुआयना चल रहा था और सब ढूंढा जा रहा था, तो मैंने नोटिस किया कि मिरर के जिस साइड में जहाँ पे टूटा हुआ था, वहाँ पे एक अंगूठा कटा हुआ, या फिर बोल सकते हैं जैसे बॉडी से जो है किसी चीज़ में फंस के अगर निकल जाए शरीर से अंगूठा, उस माफिक फाड़ के पड़ा हुआ है। और एक कपड़े का टुकड़ा, दुपट्टे का टुकड़ा उस जगह पे जो है फंसी हुई है। इस बार मेरे अंदर बहुत बड़ी हलचल, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो जो अंगूठा गिरा हुआ था वो किसी और का नहीं था, वो मीना के ही थे। क्योंकि पिछले दिनों जो नेल पेंट मैंने लगाए थे, ये वही नेल पेंट लगाए हुए उंगली है। और जो दुपट्टे का टुकड़ा वहाँ पे फंसा हुआ है, वो दुपट्टा भी मीना को मैंने ही दिया हुआ था। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर की दृष्टि आकर्षित करने की बहुत कोशिश करी, उस चीज़ को समझाने की कोशिश करी। आईने के ऊपर जो खून के छींटे हैं वो दिखाने की कोशिश करी, लेकिन इंस्पेक्टर साहब किसी भी सूरत में ये मानने को तैयार नहीं है कि कुछ यहाँ पे और हो सकता है। उनका यही कहना था, शायद मारपीट करके भुलवा नशे में अपनी बीवी को मार के जो है खुद भाग गया होगा और लाश को ठिकाना लगा दिया होगा। मेरा एक ही कहना था, इंस्पेक्टर साहब, अगर उन लोगों को मारना होता या ऐसा कुछ हुआ होता, तो अगर दरवाज़ा अंदर से बंद है तो वो निकले कहाँ से? सबसे बड़ी बात है, आईने के सामने जो अंगूठा टूट के पड़ा हुआ था, कट के पड़ा हुआ था, वो ऐसे ही पोजीशन पे पड़ा हुआ था जैसे लगे कि उस वहाँ से आईने के अंदर से कोई खींचा हुआ था किसी इंसान को, और जो अपने बचाव के लिए जो है हाथ रखा था, और वो टूटी हुई जगह पे उसकी उंगली फंस के कपड़ा और उंगली का कुछ हिस्सा कट के वहीं पे रह गया। और हाँ, किसी और ने नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने नोटिस किया, मिरर के कांच के ऊपर एक बहुत हल्की सी हाथ के निशान। मैंने इंस्पेक्टर साहब को बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो कुछ समझने को या मानने को तैयार नहीं थे। मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा। मैं कुछ दिन वहाँ पे रह के फिर जो है वापस चली आई। इस घटना ने मुझे भी बहुत परेशान कर दिया था, क्योंकि बहुत सारे क्यों का जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा था। मेरे लाख समझाने के बावजूद, मेरे लाख बोलने के बावजूद भी कोई ये मानने को तैयार ही नहीं था कि जो कहा जा रहा है वो कहीं भी किसी भी सूरत में सच हो सकता है। मैंने मीना की कही हुई बातें भी इंस्पेक्टर को कहने की कोशिश करी, बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन सबको लगता था ये मनगढ़ंत है। कोई मानने को तैयार नहीं था कि मीना के साथ या उसके पति के साथ इस तरीके का कुछ भी हो सकता है। वो लोग फोरेंसिक जांच के लिए सारी चीज़ें उठाकर जो है भेजे थे। मैं बहुत असहायता फील कर रही थी वहाँ। ऐसा लगा कि काश मैं मीना को उस दिन जाने ही ना देती। बहुत दर्द हो रहा था एक अंदर, ना सहन करने वाली दर्द, और बहुत सारे सवाल जिसके अंदर घिर के मैं रह गई। मेरे वहाँ का काम ख़त्म ही हो चुका था, तो जब कुछ फैसला हो नहीं पाएगा, और स्पेशली जैसे मीना और
उसके पति का जो ये केस है, वो लोग गरीब थे, कितना ही क्या हो पाएगा जिस केस का कुछ अगवाड़ा या कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तो मुझे लग गया कि इस घटना का किनारा क्या ही होगा। मेरे बहुत कोशिशों के बावजूद जब सच्चाई का थोड़ा सा भी कुछ नज़र नहीं आया तो मैं वहाँ से वापस चली आई। हाँ, हालांकि तकरीबन 3 साल के बाद वहाँ के जो मैनेजर थे उनके साथ मेरी एक बड़ी बात हुई थी, जिनसे पता चला कि जो दरोगा इस घटना का पूरा जांच कर रहे थे, पहले तो उनका जो है तबादला हुआ, उसके बाद जो है जॉब चली गई क्योंकि वो मेंटली डिसबैलेंस्ड हो चुके थे। शायद इस वक्त भी वो किसी असाइलम में होंगे या फिर क्या हुआ था उनके साथ मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, सवाल आज भी रह गए, काफ़ी सारे सवाल जिसका कोई उत्तर नहीं है। इस अनुभूति को हम क्या नाम दें हमें समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको समझ आए या ऐसी कोई अनुभूति आप ही के साथ भी हुआ होगा तो ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मिलेंगे और अगली बारी और किसी घटना के साथ और किसी अनुभूति को साझा करने के लिए ज़रूर आएंगे। तब तक बने रहिए क्रेज़ी फिल्म स्टूडियोज़ के। थैंक यू सो मच।